पूरे संसार में वेबसाइट उन लोगों की बनती है जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मुझे महान मानना कम कर दिया। कुछ उदाहरण है, जैसे पान वाले ने उधार देना बंद कर दिया, जिन दोस्तों से उधार ले रखा था उन्हें तकाजे शुरू कर दिए, चौकीदार ने नमस्ते करनी बंद कर दी। बाहर की छोड़ो, घर में भी ये हाल हो गया। पत्नी तक इतनी धूर्तता पर उतर आई कि मैं और मेरा बेटा साथ खाना खा रहे थे तो उसने रोटी पहले बेटे को दी और बाद में मुझे परोसी। इससे बुरा क्या हो सकता है कि कुछ साहित्यकारों ने मुझे साहित्य में स्थान देने की भी बात कही। बहुत शानदार। क्योंकि वो जानते एक बार यह अफवाह फैल गई कि सुरेंद्र शर्मा साहित्य में आ चुका है तो पूरा देश समझ जाएगा कि अब ये कवि सम्मेलनों के लायक नहीं रहा। जब व्यक्तिगत स्तर पर, घरेलू स्तर और साहित्यिक स्तर पर जिस व्यक्ति का इतना चरित्र हनन हो चुका हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए वेबसाइट में परिचय कौन लिखेगा? उस बेचारा को तो अपनी आरती उतारने के लिए खुद ही पुजारी होना पड़ेगा। क्या बात है, वाह। आत्मज्ञान जिसको हो जाए उसे बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा देश एक आम आदमी समझता हो, पर मुझे तो मालूम है ना कि उसमें क्या खास है, क्योंकि आत्मज्ञान है। मैं हनुमान जी तो हूं नहीं जो दूसरों की याद दिलाने पर अपना बल याद आए। मुझे तो पूरे विश्व का अपना विराट स्वरूप खुद ही दिखाना है। कई बार हाथों में हाथ बांधकर शीशे के सामने खड़ा होता था तो विवेकानंद से कम नहीं लगता था। पर मेरे छोटे कद और गंजी खोपड़ी ने मुझे विवेकानंद का प्रतिद्वंदी बनने से रोक दिया। इस तरह से मैंने विवेकानंद जी की इज्जत को बचा लिया। गंजा बनकर विवेकानंद जी की वो बचा लेता है खोपड़ी, गंजी खोपड़ी की वजह से साधु बनकर मैं करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता था, पर करोड़ों हो गए तो उन रुपयों का मैं करूंगा क्या? काफी सोच समझकर मैंने साधु न बनने का निर्णय लिया। क्या बात है, वाह। और इस तरह अपनी जो बची खुशी इज्जत थी उसको बचा लिया। मैं राजनीति में भी जा सकता था, वहां इसलिए नहीं गया कि कहा जिन लोगों को आप देखना पसंद नहीं करते उनके पांव छूने पड़ते। सो मैं कवि सम्मेलनों के मंच पर आ गया, क्योंकि यहाँ इज्जत और बेइज्जती समानांतर रूप में साथ साथ चलती है। क्योंकि यहाँ पर इज्जत और बेइज्जती समानांतर रूप में साथ साथ चलते हैं। जो मंच के सामने बैठते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं, और जो साथ बैठते हैं मौके बेमौके बेइज्जत करने की फिराक में रहते हैं। मेरा बचपन खेलते कूदते और पिटते हुए गुजरा। आज के बच्चों को याद तक नहीं आता कि पिता ने कब डांटा था। क्या बात है। अब से कुछ साल पहले बच्चे यदा कदा पिटते थे और उससे कुछ साल पहले बच्चे सर्वदा पिटते थे।
मेरा बचपन उसी काल का है। कई बार तो मेरे पिता मुझे पीटने के बाद पिटाई का कारण भी मुझसे ही पूछते थे। और मेरे न बता पाने के कारण फिर पीटते। क्योंकि उन्होंने किसी महान पीटू साहित्यकार पिता की ये उक्ति पढ़ ली थी कि आप अपने बच्चों को रोज पीटो, वजह आपको मालूम हो या न हो बच्चे को होती है। हर परिचय में मैंने देखा कि कवि लेखक लोग अपने पैदा होने की तारीख, जन्म स्थान, शिक्षा आदि आदि पता नहीं क्या क्या लिख मारते हैं। अब किसी से पूछो भाई, जनता को आपकी कविताओं से मतलब है क्या? 50 में पैदा हुए या 55 में, दिल्ली में पैदा हुए या झुमरी तिलैया में, 10वीं में फेल हुए या बीए में पास हुए, उसका उनका क्या लेना देना? अधिकांश तो यही हुआ है कि अनपढ़ लोगों ने कविताएं लिखी और पढ़े लिखों ने उन पर पीएचडी की। क्या बात है, वाह वाह। इस देश के तमाम अनपढ़ कवियों को साहित्य से निकाल दिया जाए, हाँ, तो पूरा देश साहित्य के पीएचडीओं से मुक्त हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। इसी एक वजह ने मुझे पीएचडी करने के दुष्कर्म से रोक दिया। मैं पहले ही पता कह चुका हूं कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जिन बातों के लिए मैं और कवियों की आलोचना कर रहा हूं वो बातें मुझे जनहित में खोलनी चाहिए। गांधी जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया, टैगोर की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। आने वाली पीढ़ी अज्ञानतावश मेरे मामले में जन्मदिन मनाने के सुख से वंचित न रह जाए, इसलिए बता दूं मैंने 29 जुलाई 1965 मैं सदा सहज ही रहा हूं, इसलिए अवतार शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा जन्म आज के हरियाणा के नांगल चौधरी गांव, जिला महेंद्रगढ़ में वैद्य परिवार में हुआ। लोकेशन इसलिए बतानी पड़ी कि सरकार को अगर कभी मेरे जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक तो उसी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात, मैंने बीकॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, जहां आज मैं एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट 100% की या 99% की निकलती है। उसके प्रिंसिपल तक को नहीं पता कि इसकी नींव में महान विचारक साधु विद्रोही सुरेंद्र शर्मा का हाथ है, जिसको पहली कट ऑफ लिस्ट जो कि 51% थी, कॉलेज वालों ने निवेदन करके दाखिला दिया था। मैंने 3 साल का बीकॉम का कोर्स 4 साल में गौरवशाली ढंग से 45% नंबरों से संपन्न किया। 45% इसलिए बताए कि अगर मैं 90% कॉमर्स का छात्र होने का ले आता तो शायद कभी नहीं बनता। संपत्ति को गुना करने के चक्कर में पड़ जाता। आज भी मेरा कॉलेज अपने होनहार छात्रों में मेरा उल्लेख नहीं करता, क्योंकि उसे खतरा है कि कट ऑफ लिस्ट फिर 51% की। देवी जी बाद में बात कर लेना, मेरे लेख के बीच में तो मत करना।
ब्राह्मण होने के नाते मैं क्लास से ज्यादा कैंटीन में बैठता था। हाय जिस तरह से कीचड़ से कमल निकलता, उसी तरह कैंटीन से तथाकथित महान नहर से कभी सुरेंद्र शर्मा का उदय। तथाकथित मैंने इसलिए लिखा, मैं ऊपर ही अपनी सहजता का जिक्र कर चुका हूं। अब लोग 100% भरोसा कर सकते हैं कि घमंड चाहे लाख सर पटक ले, मुझे छूने को तरस जाएगा। पढ़ाई के मामले में मैंने अपने बच्चों को अपने ही संस्कार दिए। उन्होंने BA 40% में पास करके अपने पिता के 45% के रिकॉर्ड को बचा लिया। आज भी ऐसे होनहार बच्चों को पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा उठता है और पत्नी का शर्म से नीचे झुक जाता है। और मैं घमंड करता हूं कि जिसके सामने मैं कभी अपना सर नहीं उठा सका, उसका बदला मेरे नौनिहाल होने 40%। मेरी पत्नी को मेरे सामने सर झुकाने पर मुझे सदा से उन खेलों से नफरत है जिसमें शरीर को चोट पहुंचती है। इसलिए कॉलेज से मेरा उन खेलों में विश्वास है जो कम जगह घेरते हो और शरीर को चोट भी न पहुंचाते हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं संसार के सबसे प्राचीनतम खेल ताश को अपनाया, जो महाभारत काल से अपने परिवर्तित रूप में आज तक विद्यमान और आगे भी रहेगा, और इतना सॉलिड है कि दूर दराज की छोड़ो, अपने सगे भाई को भी इस खेल में पराजित करने की कामना होती है। क्या बात है। अब इस खेल को भी बंद कर दिया, क्योंकि जिस भाई ओम प्रकाश आदित्य और जैमिनी हरियाणवी को हराने की कामना रहती थी, जब वो ही नहीं रहे तो क्या खेले। मैं आज तमाम मेरे यहाँ सुनने वालों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आंखें गीली हो रही हैं, दिखावट के रूप में ऐसे नहीं हो रही। और इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैंने जैमिनी हरियाणवी के गौरव को बढ़ाया ही है, अपना भी बढ़ा, दोनों का बढ़ा, और इनका धन घटाया, मेरा धन बढ़ा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।